अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है चंपाकली एपिसोड नंबर 35। राधा यहाँ भी अपनी तंद मिजाजी से बाज नहीं आई थी। हाल के मुंतज़मीन ने उस चैलेंज को बखुशी कबूल कर लिया। अगर अमी चंद का मामला ना होता तो शायद बात पुलिस तक पहुँच जाती। उसने लोगों से जिस अंदाज में बात की थी उससे बहुत से लोग बिगड़ गए थे और मरने मारने पर आमादा नज़र आने लगे। अमी चंद एक एक की खुशामद करते फिर रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि उनके चंद मुलाजमीन भी उनमें शामिल हो गए थे और इस तरह बात रफा दफा हो गई। मुंतज़मीन ने उस चैलेंज के बारे में अखबारात को खबर दे दी और अखबारात ने उस खबर को जली सुर्खियों के साथ छापा था। घर आकर राधा ने कारखाने में घुस गई। वो उन तस्वीरों का इंतखाब करना चाहती थी जिन्हें नुमाइश में भेजती। अखबारात में खासी लेदे हो चुकी थी, इसलिए दूसरे दिन सुबह ही से हाल में लोगों का तांता लग गया। तस्वीर दीवारों पर आवीज़ा की जा रही थी। बड़े बड़े हसीन फ्रेमों में हिंदू मत की तारीख की तस्वीर कशी की गई थी और सुबह ही सुबह देखने वाले इंगश्ते बंधा रह गए थे। श्री कृष्ण के दौर से लेकर उस दौर तक की जो खूबसूरत अक्कासी की गई थी वो कोई इंसानी कारनामा मालूम नहीं देता था। अजंता और अलवार में जो मुजस्मे तराशे गए थे उन्हें उस दौर की अजीम तख्लीक कहा जाता था, लेकिन ये तस्वीर उनसे बहुत आगे थी। एक एक नक्श, एक एक लकीर को इस तरह नुमाया किया गया था कि पूरी कहानी बन गई थी। एक एक किरदार को इस तरह उजागर किया गया कि कोई भी देखकर धर्म की इन बातों का अंदाज़ा लगा सकता था जो शास्त्रों में लिखी हुई थी। 12 बजे मुफक्किरीन और महक्कीकीन का एक गिरोह उन तस्वीर को देखने आया और उसके बाद उसने जो फैसला किया वो सब ही के लिए काबिल कबूल था। बेशक ये तस्वीरें दुनिया का बेहतरीन फ़न करार दी जा सकती थी, फ़न मुसव्वरी में नहीं। उन्हें एक नुमाया मकाम हासिल था। अखबारात ने उधम मचा दिया। फ़ोटोग्राफरों ने इतने तस्वीर ली कि राधा घबरा गई और उसने घर ही भाग जाने में आफियत समझी। लेकिन उसी शाम उसने तमाम तस्वीर अपने निगार खाने में वापस मंगवा ली थी। हालांकि मुंतज़मीन ने दस्ते बदस्ता दरख्वास्त की थी कि उन तस्वीर को 2-4 दिन तक आर्ट गैलरी में रहने दिया जाए ताकि राधा के फ़न के बारे में लोगों को मदऊ करके उनके ख्यालात हासिल कर सके। लेकिन राधा ने उनकी एक न चलने दी और अपने आदमी भेजकर अपनी तस्वीर मंगवा ली। उन्हें भेजते हुए उसने कहा था कि अगर वो लोग ज़्यादा गड़बड़ करें तो हाल में आग लगा देना और तस्वीर उतार लेना। खैर, हाल में आग तो कौन लगाता। हाँ, तस्वीर वापस आ गई, लेकिन उनके चर्चे हफ्तों रहे थे। राधा के शब रोज़ यूं ही चलते रहे। फिर एक सुबह वो अपनी हवेली से बाहर आ रही थी तो उसने एक देहाती को हवेली के दरवाजे के बाहर खड़े देखा। देहाती कुछ अजीब सा था कि राधा रुक गई और अपने जगह खड़े होकर उसे देखने लगी। फिर वो चंद कदम आगे बढ़ आया। किस ज़ात की हो बीबी जी? देहाती ने उससे पूछा। लहजे में एक ऐसा अखड़पन और एक अजीब सा एहसास नुमाया था कि राधा अपनी तंद मजाजी के बावजूद उसे नापसंद ना कर सकी। वो खामोशी से वहीं खड़ी उसे देखती रही तो देहाती थोड़ा सा और आगे बढ़ाया। बैरी हो क्या? मैंने पूछा। किस ज़ात की हो? देहाती बोला। तुम किस ज़ात के हो? राधा ने उससे सवाल किया। अछूत हैं हम, अछूत हैं। क्या समझती हो? ब्राह्मण होगी तो अपने घर की होगी, हमको इससे क्या? वो मुंह टेढ़ा करके बोला। अरे तो मैं तुमसे क्या कह रही हूँ? क्या मैं कह रही हूँ कि तुमसे बड़ी हूँ? राधा बोली। और नहीं हो? वो खुशी से उछल पड़ा। तो फिर यूँ मालूम होता है कि तुम भी अछूत ही हो। भगवान न करे कि मैं अछूत क्यों होती। मैं ऊंची ज़ात की हूँ। पिंडत हैं मेरे बाप और पिंडत अमी चंद, राधा ने फखरी अंदाज में कहा। हूँ और पिंडत अमी चंद? अरे इस शहर में सारे ही पिंडत घुसे हुए हैं, कहीं कोई अछूत भी है? देहाती नौजवान मुंह बिगाड़ कर बोला और राधा को उसके अंदाज पर हंसी आ गई। तमन्ना, तुम्हें क्या करना है अछूतों का?
बस इंसानों को तलाश कर रहे हैं, मगर यहाँ तो सारे के सारे पिंडत ही मिलते हैं। देहाती ने मुंह बनाकर कहा और वापस मुड़ गया। राधा को उसकी बातों से दिलचस्पी महसूस हुई, चुनाचा वो चंद कदम आगे बढ़ी और जोर से बोली, रुको तो सही, रुक जाओ, ये क्या फजूल बकवास करके जा रहे हो तुम? देखो बीबी, बकवास वास हम नहीं कर रहे, मुंह संभाल कर बात कर लो। हम अछूत हैं, जात के पक्के अछूत। ठीक है, मगर लड़ क्यों रहे हो? हम लड़ रहे हैं, ये शहर वाले सब हमसे लड़ रहे हैं। जिसके पास जाओ वो कहता है अछूत हो, यहाँ से हट जा, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जान निकल जाएगी ससुरों की, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, जैसे हम इंसान ही ना हो। राधा बेगौर से देख रही थी और उसे एहसास हुआ कि इस नौजवान में कोई ऐसी खूबी है जो दिल को खींचती है। एक अजीब सा एहसास जहन के गोशों में जाग रहा था। फिर वो बोली, कहाँ से आए हो तुम? अपने गांव से आए हैं। और कहाँ से आएंगे, किस लिए? अरे आए तो नौकरी करने थे, वहाँ रहते तो बाण बनने पड़ते और सारा जीवन बस चक्कर चलाते चलाते ख़त्म हो जाता। सोच कर आए थे कि शहर में नौकरी करेंगे, पर सुसरा ये शहर है, यहाँ के लोगों की आंखों में तो सूर का बाल है। हमारे यहाँ के ब्राह्मण तो फिर भी ज़रा अच्छे थे। यहाँ आकर एहसास हुआ कि शहरी और देहाती ब्राह्मणों में कितना फ़र्क होता है। बुरा हुआ इन सब का। और फिर वह वापस मुड़ा, लेकिन राधा उसके सामने आ गई। सुनो, तुम नौकरी करने आए थे तो और क्या, झक मारने आए थे यहाँ? मैं अगर तुम्हें नौकरी दिलवा दूँ तो? उसने कहा और नौजवान चौंक कर उसे देखने लगा। दिलवा दो बीबी, दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी, बड़ा ही मान मानेंगे हम तुम्हारा, एहसान मंद रहेंगे। अगर यूं ही खाली हाथ गांव लौट गए तो गांव वाले जीना हराम कर देंगे। और पिताजी वो तो बस यही कहेंगे कि चला था शहरी बाबू बनने के लिए आ गया, अपना मुंह बना लेकर। और हम ये सुनना नहीं चाहते बीबी, अगर नौकरी दिलवा सकती हो तो दिलवा दो, बड़ी मेहरबानी होगी बीबी तुम्हारी। तो बस यूँ समझ लो कि तुम्हें नौकर रख लिया गया। अरे कहाँ रख लिया गया, हम तो यहीं खड़े हैं। वो बोला, आ जाओ अंदर, आ जाओ मेरे साथ। मारेंगे तो नहीं अंदर वाले, घर तुम्हारा ही है ना? नौजवान ने पूछा और राधा हंस पड़ी। हाँ हाँ, मेरा ही घर है, अंदर आ जाओ। राधा उसे साथ लेकर हवेली के उस हिस्से में पहुंच गई जहां उसका निगार खाना था। उसने निगार खाने के करीब पहुंचकर कहा, देखो तुम्हारी जिम्मेदारी बस ये है कि यहाँ रहा करो, इस कमरे के बाहर, और अगर कोई इस कमरे में दाखिल होने की कोशिश करे तो लाठियाँ मार मार कर उसके पाँव तोड़ देना, कोई भी अंदर ना जाने पाए। तो बीबी, क्या नौकरी तूने ही दी? पैसे वैसे ही मिलेंगे हमें। और बेवकूफ़ आदमी, पैसों की क्यों परवाह करते हो? जितने जी चाहे ले लेना, जितनी तुम्हारी ज़रूरत हो मैं दे दिया करूँगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा बीबी, तेरी मेहरबानी। और खाने वाले का क्या होगा? उसने पूछा। मिल जाएगा तुम्हें, बस तुम अपनी ड्यूटी अभी से शुरू कर दो। ये कुर्सी है, यहाँ पर बैठ जाओ, और देखो सामने वाला कमरा तुम्हारा है, उसमें आराम से सोना बैठना, इस जगह का ख्याल रखना। यहाँ ताला लगा होगा, किसी को अंदर मत जाने देना, और ख़ुद भी कभी अंदर जाने की कोशिश मत करना। अरे हमें क्या ज़रूरत पड़ी है, नौकरी करने आए हैं तो जहाँ कहेगी वहीं पड़े रहेंगे। बस हमें तो नौकरी मिलनी चाहिए थी, सो मिल गई। बड़ी कृपा बीबी जी तेरी। क्या नाम है तुम्हारा? अजय शंकर। अजय। और राधा ने होंठों ही होंठों में कहा, और तेरा नाम क्या है बीबी? राधा। मगर सुनो, ये तेरा नहीं कहते, तुम्हारा क्या नाम है कहते हैं। चलो चलो ठीक है, अब आइंदा ऐसा ही कहेंगे, तुम्हें कोई शिकायत ना होगी हमसे, उसने कहा। और राधा ने गर्दन हिला दी। निगार खाने के बाहर उस देहाती को देखा गया और लोग चौंक पड़े। मुलाजमों ने उससे आकर सवाल किया तो उसने लाठ उठा लिया। टांगे तोड़ देंगे अगर इस हवेली के पास कदम रखा तो। मगर तुम कौन हो? कोई भी हैं, जाकर उस बीबी से पूछो जिसने हमें मुलाजम रखा है। और राधा का नाम सुनकर मुलाजम वहाँ से खिसक गए। राधा ने उन्हें हदायत कर दी कि निगार खाने के बाहर बैठे हुए शख्स को बाकायदगी से खाना पहुंचाया जाए, सुबह का नाश्ता और उसकी ज़रूरियात की चीज़ों का पूरा ख्याल रखा जाए। मुलाजमों ने गर्दन झुका दी थी और फिर उनकी क्या मजाल थी कि राधा की हुक्म की तामील ना करते। अलबत्ता शाम को जब बात अमी चंद जी तक पहुंची तो उन्होंने राधा से सवाल किया, मैंने मुलाजम रखा है अब अपने निगार खाने की हिफाजत के लिए, और उसे बाकायदा तनख्वाह देनी होगी, और मैं उसे एक अच्छी तनख्वाह देना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, हमें कोई एतराज़ नहीं। हाँ, वो तुमसे कुछ कहना था। अमी चंद जी बोले, क्या कुछ कहना है?
वो कुछ अखबारी नुमाइंदे तुमसे मुलाकात करने आ रहे हैं। उन्होंने तुम्हारा निगार खाना देखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। अमीर चंद ने दबे दबे लहजे में कहा और राधा फिर खड़ी हो गई। क्या दिमाग खराब हुआ है उनका, टुकड़े कर डालूंगी जिसने मेरे निगार खाने में कदम रखने की कोशिश की। मैं आप सब लोगों को अच्छी तरह जानती हूँ और मैंने उसका माकूल बंदोबस्त कर लिया है। भेज दें उन अखबारी नुमाइंदों को, लेकिन उनके साथ जो कुछ होगा उसके ज़िम्मेदार आप होंगे पिताजी। अरे अरे नहीं बेटी, मैंने उनसे वादा नहीं किया। ये कह दिया है कि राधा से पूछ कर बताऊँगा। तुम नहीं चाहती तो मैं मना कर दूँगा। इस तरह तुम्हारी तस्वीर कशी का क्या फ़ायदा, किसी को पता भी ना चल सके। अब देखो ना कि चंद तस्वीर तुमने नुमाइश के लिए पेश की थी तो कितनी तारीफ़ें हुई। आज तक अखबारात उनके बारे में लिखते हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है पिताजी, बस मैं नहीं चाहती कि कोई उन तस्वीरों को देखे। वो तो बस मैं जज्बाती हो गई थी, वरना मैं उन तस्वीरों को किसी की निगाहों में लाकर गंदा नहीं करना चाहती थी, राधा ने आखिरी लहजे में कहा। लेकिन वो उस देहाती को ना रोक सकी। एक शाम वो अपने निगार खाने में काम कर रही थी। अंदर तेज़ रोशनी फैली हुई थी। उसका बुर्श कैनूस पर चल रहा था और वो एक तस्वीर बना रही थी तो उसने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। हर चंद की वो मोहियत की आलम में थी, लेकिन उस चाप ने उसे चौंका दिया। देहाती को देखकर उसकी किनोड़ियाँ चढ़ गई थी, लेकिन देहाती की हालत उस वक़्त अजीब नज़र आ रही थी और उसकी आंखें फटी हुई थी और वो चारों तरफ गर्दन घुमा घुमा कर देख रहा था। राधा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आवाज़ बंद हो गई। देहाती एक तस्वीर के पास जाकर खड़ा हो गया था और उसके फिर होंठों से आहिस्ता आहिस्ता एक आवाज़ निकली, चंपा कली, चंपा कली तू। और राधा के बदन में थरथरी दौड़ गई। ये लफ्ज़, ये नाम उसके ज़हन में एक धमाका बनकर गूंजा था और उस धमाके की बाज़गश्त उसके रगो-वफ़े में अभी तक गूंज रही थी। देहाती नौजवान उसकी तरफ मतवज्जो नहीं था। वो तो अब भी पागलों के से अंदाज में उस तस्वीर को घूर रहा था और उसके बदन में थरथरी दौड़ रही थी। वो अपनी जगह से उठ गई। अजय, उसने खुद को संभाल कर उसे आवाज़ दी और वो चौंक पड़ा। उसने सोई सोई निगाहों से राधा को देखा और फिर उसकी सोई हुई आंखें जाग पड़ी। चंपा कली, चंपा कली तू आ गई, आखिर तू आ गई चंपा कली। अजय, अजय होश में आओ, मैं राधा हूँ, मैं अमित चंद की बेटी राधा हूँ, राधा ने कहा, लेकिन उसे यूँ लग रहा था जैसे वो झूठ बोल रही हो, हज़ियान बक रही हो। सच्चे लफ्ज़ वही हैं जो अजय की ज़ुबान से निकल रहे हों। मैं होश में हूँ राधा, तू ही होश खो बैठी है, भूल गई ये सब कुछ, नंदराज को भूल गई। मैं नंदराज हूँ, नंदराज। राधा के मुंह से अजीब सी आवाज़ निकली और अजय ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया। आखिर हम मिल गए चंपा कली, हम फिर मिल गए। और उसने फ़ौरन वफूरे मसरत से कहा और राधा के बदन में बिजलियाँ कूदने लगी। अजय का लम्स उसे अजनबी नहीं महसूस हुआ, बदन तो जाना पहचाना था, लेकिन ये सब क्या है, और उसका दिमाग चकराने लगा। एक बार फिर उसने फिर संभलने की कोशिश की और अजय से अलहदा हो गई। तुम्हें क्या लगता है अजय, तुम्हें क्या हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो? जाग गया हूँ चंपा कली, हमेशा तू जागती थी, इस बार मैं जाग गया हूँ। लेकिन तू भूल रही है, तू भी जाग रही थी, मगर तेरे मन की खिड़कियाँ नहीं खुली थी। उन बंद खिड़कियों के पीछे बैठी तू ये तस्वीरों के खेल खेल रही थी। आ मैं तुझे बताऊँ कि तू कौन है। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और एक तस्वीर के पास ले गया। देख, ये कौन है, बता ये कौन है? युद्धराज, मेरा बाप। और ये तस्वीर किसकी है? ये तो तुम्हारी है अजय, मैंने बनाई थी ये तस्वीर। नहीं, राधा घुटी घुटी आवाज़ में बोली, मैंने ही बनाई थी। क्यों? अजय ने पूछा। मैं नहीं जानती, भगवान की सौगंध मैं नहीं जानती। हटो, इसे देखो, ये कौन है? ये तो मैं खुद हूँ। ये चंपा कली है, वो नंदराज है। आओ ये देखो, ये कौन है? देखो चंपा कली, ये गोपीनाथ है, उसका मान खून में डूबा हुआ है। और ये तो युग युग की कहानी है चंपा कली, मैंने ये कहानी पढ़ ली है। देखो वो पापी घनश्यामी है, और चंपा कली उस तस्वीर को देख, वो वरयोधन है और मेरी माँ कंधारी। सब कुछ तूने सामने रख लिया है और ये सारी तस्वीरें बीते हुए समय की हैं। ये हमारा नया जन्म है चंपा कली, मैं नंद हूँ। और चंपा कली के ज़हन में पनचक्की चल रही थी, एक एक बात उसे याद आ रही थी। और फिर उसके हलक से एक चीख निकली, तिलक चंद, नहीं नहीं, वरयोधन नहीं, नंदराज, मेरे राजकुमार। राजकुमार नहीं, अछूत, अजय, तेरा जय। और अजय ने दोबारा उसे खुद में प्यूसत कर लिया।
दोनों प्रेमियों की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने जन्म जन्म का साथ पहचान लिया था। न जाने कितना वक्त गुजर गया और दोनों को जब होश आया तो वो उसी तरह एक दूसरे से लिपटे खड़े थे। राधा होश में आ गई और उसने बड़े प्यार से अजय को देखा और फिर बोली, होश में आओ अजय। फिर अजय और नंदराज ना कहेगी चंपाकली, हमारी कहानी अभी हमारे बीच है अजय, और इसे छुपा रहने दे। हमारी आंखें खुल गई हैं लेकिन संसार की आंखें बंद रहने दो। क्या इस जन्म में भी हमारा संबंध ना होगा? होगा, अवश्य होगा, लेकिन समय बदल गया है। हमें होशियारी से काम करना होगा। वो पापी घनश्यामी ना जाने कहाँ है और इन तस्वीरों में वो मौजूद है। ओ हाँ, ओ अजय, और वो तो हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है। हाँ, पापी धनीराम, मुझे एक आंख नहीं भाता था तो ये बात थी, मगर समय बदल चुका है अजय, समय बदल चुका है। अगर इस घनश्यामी के बच्चे को लहू का बैल ना बनाकर रख दूं तो राधा नाम नहीं। पिछले सारे जन्मों के बदले ले लूँगी। अब होगा इससे मुकाबला अजय, अब इससे मुकाबला होगा। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हमें बताओ कहाँ है वो? गर्दन मरोड़ देंगे उसकी। अजय बोला, नहीं अजय, तकदीर ने इस बार वक़्त की लगाम मेरे हाथ में दी है। मैं इन हालात को कंट्रोल करूंगी और मैं सब कुछ देखूंगी अजय, तुम चिंता मत करो। अमित चंद और उनकी धर्मपत्नी साथ जोड़े बैठे थे। दोनों के चेहरों पर तफक्कर के आसार थे और वो किसी खास मसले पर गौर कर रहे थे। मगर करें क्या नाथ? देवी जी बोली, यही तो सोच रहा हूँ। अमित चंद ने गहरी सांस लेकर कहा, उससे कहना तो गजब हो जाएगा, बुरा हाल कर देगी, कोई और तरकीब सोचो। धर्मपत्नी ने मुतफक्राना अंदाज में कहा, क्यों ना हम किसी तरकीब से इस आदमी को ही यहाँ से भगा दे, इससे बात कर लेंगे। मैं धनीराज जी को भी साथ ले लूँगा, लेकिन ये उस वक़्त करूँगा जब राधा यहाँ मौजूद ना हो। अमित चंद बोले, तरकीब तो अच्छी है, कर देखो। अमित चंद की धर्मपत्नी ने बेचारगी के अंदाज में कहा और अमित चंद जी तैयार हो गए। पिंड धनीराम को तलाश किया गया और फिर उन्होंने धनीराम जी को दिल की बात बता दी। बेटी जवान है धनीराम जी, बाप कितना ही जवान हो, लेकिन बेटियों की जवानी उस पर बोझ होती है। और वो पागल लड़की आज तक जिस नाजो नाम में पली है, उसने उसे खुद सर बना दिया है। अब पता नहीं कहाँ से उस देहाती को पकड़ लाई है और अपने निगार खाने के दरवाजे पर चौकीदार बनाकर बिठा रखा है। जवान आदमी है, तन्हाई में दोनों रहते हैं। मैं तो ना सही, लेकिन बाहर वाले देखेंगे तो हज़ार बातें बनाएंगे। उससे कहते बिन नहीं पड़ती। मेरा ख्याल है कि आएँ, इस देहाती को हम यहाँ से भगा देते हैं। राम राम, हम कैसे भगाएंगे महाराज? धनीराम ने कहा, क्यों? आप नहीं जानते, वो मुझसे बहुत नाराज़ रहती है। मेरी तो सूरत एक पल देखना उसे गवारा नहीं। अगर उसे पता चल गया कि मैंने भी ये हरकत की है तो भगवान की सौगंध, मेरी तो डांट बजी हो जाएगी और मुझे तो भूल कर भी ना छोड़ेगी वो। और उसके बावजूद भी ये काम करना है धनीराम जी। आप खुद सोचें, क्या हम ये बदनामी मोल ले सकेंगे? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर आइए, हिम्मत करें, आइए। मगर राधा कहाँ है? इस वक्त वो शायद मौजूद नहीं, अमित चंद ने कहा और धनीराम उनके साथ चल पड़े। निगार खाने के दरवाजे पर वो हस्बे मामूल मौजूद था। हसीन चेहरा देखने के काबिल था, लेकिन शक्ल और सूरत से देहातीपन बरसता था। अमित चंद उसके पास पहुंच गए और वो उन्हें देखकर लापरवाही से बैठा रहा था। क्या नाम है तुम्हारा? कितनी बार पूछोगे? बता दो दिया, अजय चंद। कहाँ के रहने वाले हो? इस बार धनीराम ने पूछा था। रोज़ रोज़ नहीं बताते, एक बार बता दिया बस। जहाँ भी रहते थे खुश रहते थे और हम में यही तो खूबी है कि हम कहीं भी नाराज़ होकर नहीं रहते। और अब भी खुश हैं, बल्कि बहुत खुश हैं, उसने जवाब दिया। लेकिन मुझे अफसोस है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। कहाँ ठाकुर साहब? उसने तमस्कराना अंदाज में कहा। अपनी बस्ती, अपने गाँव। यहाँ तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है, लेकिन हम तुम्हें इस तरह नहीं भेजेंगे। तुम यहाँ नौकरी करने आए थे ना, फ़र्ज़ करो आए थे, फिर दौलत कमानी होगी तुम्हें यहाँ से। हाँ, दौलत तो कमाई थी, उसने मुस्कुराकर कहा। तो यूँ करो अजय, बजाय इसके कि यहाँ चौकीदार बने बैठे रहो, अपने गांव वापस जाओ, ज़मीनों पर खेती बाड़ी करो। यही तुम लोगों के लिए बेहतर रहता है। मैं तुम्हारी इतनी मदद ज़रूर कर सकता हूँ कि तुम्हें एक माकूल रकम ज़रूर दे दूँ, ताकि उसके ज़रिए तुम अपनी बस्ती में जाकर कुछ ज़मीनें भी खरीद सको और अपना काम बखूबी चला सको।
देखो ना, घर से दूर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं। तुम्हारे माता पिता तो होंगे, और वो भी हैं भाई, तुम अपनी कहो। बस मैं अपनी कह चुका हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, ज़मीन खरीदो, खेती बाड़ी करो, और उसके लिए मैं तुम्हें काफ़ी दौलत देने को तैयार हूँ। राधा बीबी से पूछ ले, फिर बताएंगे, उसने जवाब दिया। नहीं, अमीचंद सख्त लहजे में बोला, तुम उस सिलसिले में राधा से कुछ नहीं कहोगे। अरे वाह, उससे ना कहेंगे तो तुमसे कहेंगे, वही तो हमें यहाँ लाई है, अजय बोला। और यही गलती उसने की है जिस पर उसे कभी माफ़ नहीं किया जा सकता। अमीचंद गुस्सीले लहजे में बोले। तो जाओ ना, उससे बात करो, अगर वो कहेगी हाँ तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं कभी ये बात ना कहूँगी। कमरे का दरवाज़ा खुला और राधा बाहर निकल आई। उसका चेहरा गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। अमीचंद उसे देखकर गुस्से से बगले झांकने लगे और उनका चेहरा जर्द पड़ गया। और राधा बेटी, तुम यहाँ मौजूद थी? हाँ, मैं मौजूद थी, और आपकी फजूल गोई बखूबी सुन रही थी। क्यों इस बेचारे के पीछे पड़े हैं आप? राधा, तुम समझने की कोशिश करो, अमीचंद ने कहा। हाँ करूँगी, आपकी इस फजूल हरकत को समझने की कोशिश ज़रूर करूँगी पिताजी। ये जानना ज़रूर चाहूँगी कि आप इस सीधे साधे शख्स के पीछे क्यों पड़े हैं। क्या तकलीफ़ पहुँचाई है इसने आपको? तकलीफ़ की बात नहीं है राधा, अमीचंद संभल कर बोले। तो फिर क्या बात है? बस मुझे भी अपनी इज़्ज़त प्यारी है। अच्छा, राधा तंजिया अंदाज में बोली, और फिर तमस्खराना अंदाज में उसने कहा, मगर पिताजी, ये आपकी इज़्ज़त को क्या कर रहा है? तुम नहीं जानती राधा, ज़माना कितना बुरा है, क्या क्या बातें बनाएगा वो, और उसके यहाँ होने पर। ज़माना जितना बुरा है उसके बारे में मैं सदियों से जानती हूँ। ये आज की बात नहीं, सदियों की बात है। भगवान की सौगंध, सदियाँ बीत गईं, और इन सदियों का तजर्बा यही है, ज़माने का बहुत बुरा है, हमेशा से बुरा है, और ये आज की बात नहीं है। लेकिन अब हमने उस बुरे ज़माने को अपनी मुट्ठी में बंद करने का फ़ैसला कर लिया है। जो काम सदियाँ ना कर सकी वो हम इस दौर में ज़रूर करेंगे। सुन ले पिताजी, कान खोल कर सुन ले। अजय मेरी मांग है, अजय सदियों से मेरा संबंध है। ये फासले जन्म जन्म नहीं टूटे और जन्म जन्म नहीं टूटेंगे। मैं इससे वफा करना चाहती हूँ पिताजी, और बहुत जल्द मैं इससे वफा कर लूँगी। धनीराम ने चौंक का रुख बदल लिया था, और अमीचंद हैरतज़दा आंखों से उसे देख रहे थे, और उनके चेहरे के तासरात बनते बिगड़ते रहे, और फिर उनकी कुव्वते बर्दाश्त जवाब दे गई। क्या बक कर रही है तू? जितना मैं तुझे नज़रअंदाज करता रहा हूँ उतना ही तू सर पर चलती जा रही है। किससे वफा करेगी तू? इस अछूत से, इस घटिया से आदमी से? यही तो बात है पिताजी, मज़े की बात तो यही है। इस अछूत से, इस घटिया से आदमी से मैं वफा करूँगी, और इस अछूत से और आपके मुंह पर कालक लगाऊंगी। ये आज की बात नहीं है। मैं आपसे कह चुकी हूँ कि जन्म जन्म हमारे बीच दीवारें खड़ी की जाती रही हैं, लेकिन इस बार हम इतने मजबूत हैं कि हर दीवार तोड़ देंगे। जाइए पिताजी, जो मैंने कहा है वो ज़रूर होगा, और अवश्य होगा, आप उसे कभी ना रोक सकेंगे। राधा ने बड़े एतमाद और बड़े मजबूत लहजे में कहा, और अमीचंद राधा की शक्ल देखता रहा। अमीचंद गुस्से की शिद्दत से कांप रहा था, और पिंडत धनीराम के जहन में अजीब से धमाके हो रहे थे। राधा की बातों ने उसके जहन में न जाने कौन सी खिड़कियां खोल दी थी, और उन खिड़कियों से मादी की हवाओं के झोंके आ रहे थे। हर झोंके में एक नई तस्वीर थी। अमीचंद ने राधा से न जाने क्या कहा, और उन्होंने उसके बाद कुछ नहीं सुना था। और फिर जब अमीचंद पलटे तो वो भी उनके साथ चल पड़े। बस मादी की हवाएं उनके जहन में सरायत कर रही थी, और जन्म जन्म के बंद दरवाजे खुलते जा रहे थे, और उन्हें बहुत कुछ याद आ रहा था, बहुत कुछ, और वो बेचैन हुए जा रहे थे। ये अच्छा हुआ है अजय, ये अच्छा हुआ। इन लोगों को पता चल गया, इन लोगों को हमारे इरादे मालूम हो गए। अब हम आसानी से अपना काम कर सकेंगे। अगर पिताजी इसके लिए तैयार ना हुए तो हम खुद ये सब कुछ कर लेंगे। मुझे किसी की चिंता नहीं है। मगर एक बात बताओ अजय, क्या तुम्हारे माता पिता हमें स्वीकार कर लेंगे? क्यों ना करेंगे चंपाकली, ये जन्म जन्म का साथ है, और इस बंधन को तो भगवान ने भी नहीं तोड़ा, वरना हम एक दूसरे को भूल जाते। बस तो ठीक है, अगर यहाँ हमारे लिए जगह ना रही तो फिर तुम्हारे गांव चलेंगे और वहाँ जाकर आबाद हो जाएंगे, राधा ने कहा, और अजय मुतमिन हो गया।
दूसरी तरफ अमी चंद के हाथों के तोते उड़े हुए थे। भगवान की सौगंध राधा की माँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। हमें कुछ करना होगा, ज़रूर हमें कुछ करना होगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं इसके ससुरे की हत्या भी कर दूंगी। ना ना, भगवान के लिए ऐसा ना करें। कोई ढंग की बात सोचे, कोई भी ढंग की बात। ढंग की बात सिर्फ एक हो सकती है, वो ये कि उस अछूत से ब्राह्मण की बेटी की शादी हो जाए, और बस। उसके अलावा ढंग की कोई और बात नहीं हो सकती। ये अमी चंद ने बेबसी से कहा और गर्दन झुकाकर बैठ गए। उन लोगों से थोड़े फासले पर पंडित धनीराम गहरी फिक्र का शिकार था। रात गहरी होने के इंतज़ार में वो बैठा हुआ था, और फिर जब पूरी हवेली गहरे सन्नाटे में डूब गई तो वो अपनी जगह से उठा और बाहर निकल आया। चोरों की तरह वो हवेली के उस हिस्से की तरफ बढ़ रहा था, और फिर वह मतलूबा जगह पहुंच गया। यहाँ तारीकी छाई हुई थी। इस वक्त वो देव हीकल चौकीदार भी यहाँ मौजूद ना था। शायद नहीं, गहरी नींद सो रहा होगा। पंडित जी तैयारी करके आए थे और उन्होंने इधर उधर देखा, और फिर जेब से चाबियों का एक गुच्छा निकालकर दरवाजे के मोटे ताले पर तबा आजमाई करने लगे, और एक चाबी उस ताले में फिट हो गई। पंडित जी ने दरवाज़ा खोला और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गए। फिर दरवाज़ा अंदर से बंद करके उन्होंने रोशनी कर दी और चारों तरफ देखने लगे, और उनकी आंखें फैल गईं। जो ख्याल, जो भाव उनके ज़हन में चरके लगा रहा था, उसकी आकाश तस्वीरें उनके सामने थी। वो पागलों की तरह नाचने लगे, और एक एक तस्वीर मादी के दरीचे खोल रही थी, और वो कहानियाँ उन्हें याद आती जा रही थी जो उनके जहन में सो रही थी, और उनकी आंखों की चमक बढ़ती जा रही थी। आखिरी तस्वीर देखने के बाद उनके हलक से गुर्राहट निकली तो एक बार खेल उलट गया है। चंपाकली यानी नंदराज अछूत के यहाँ, और तू ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुई है। ठीक है चंपाकली, खेल उल्टा हो गया, लेकिन बात वही है। भला ब्राह्मण और अछूत का मिलाप कैसे हो सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है चंपाकली। घनश्यामी अभी जिंदा है। हाँ, घनश्यामी अभी जिंदा है। वो खौफनाक चेहरा लिए बाहर निकल आए, और उनके चेहरे पर उनके खौफनाक इरादे रक्सा थे। दरवाज़ा बंद करके उन्होंने ताला लगाया और बाहर निकल आए। राधा के दिल में न जाने क्या था, और वो अब भी हस्बे मामूल अपने निगार खाने में काम करती रहती थी। दरवाजे पर अजय मौजूद होता, और जब भी दिल चाहता वो दोनों यकजा होया जाया करते थे। अमी चंद और उनकी धर्मपत्नी हर कोशिश कर चुके थे, लेकिन राधा टस से मिस न हुई। वो कोई बात मानने के लिए तैयार न थी। बस एक ही रट थी उसकी, ज़ात पात कुछ नहीं होती पिताजी, सारे इंसान एक जैसे हैं। सारे इंसान एक जैसे हैं। कुछ मफाद परस्तों ने ये ज़ातें बनाई हैं, उनमें भगवान का कोई दोष नहीं। मैं अजय से शादी करूंगी, सिर्फ उससे शादी करूंगी। और उसके इस अटल फैसले के सामने दोनों बेबस थे। उस शाम वो फिर पंडित धनीराम से मिले, और तुम भी तो कोई तरकीब नहीं सोचो धनीराम। किस बारे में महाराज? अनजान बन रहे हो धनीराम, मेरे मन की बात नहीं समझ रहे, अमी चंद ने परेशान लहजे में कहा, और धनीराम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं? आखिर आपके नमकवार हैं, नमक खाते हैं आपका। जितनी चिंता आपको है उतनी ही हमें भी है, लेकिन एक बात हम आपसे ज़रूर कहेंगे धनीराम, हम तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर न भूलेंगे। तुम कहो क्या कहना चाह रहे थे? आपको हमारी हर बात मानना होगी अमी चंद, आपको हम पर विश्वास करना होगा, आपको वचन देना होगा कि आप हमारी किसी बात को गलत नहीं समझेंगे। कहो धनीराम जी, बस इस काम की तरफ से आप बेफिक्र हो जाएं। हम कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे महाराज, अवश्य कर लेंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, धनीराम ने कहा, और अमी चंद को काफ़ी ढारस हुई। मैं आपको गलत समझता था धनीराम जी। इसका मकसद है कि आप वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। कौन कितना अच्छा इंसान है ये तो वक्त आने पर ही मालूम हो सकता है अमी चंद जी। पहले से किसी को उसके बारे में कुछ भी तो नहीं मालूम होता, कोई कुछ नहीं जानता इस बारे में। पर तुम चिंता मत करो महाराज, जो होगा ठीक होगा। जो हो रहा है वो कभी भी ना होगा, नामुमकिन कभी भी मुमकिन ना हो सकेगा। और अगर ऐसा हो गया अमी चंद तो समझ लो कि काया पलट जाएगी, संसार तलछट हो जाएगा, ज़मीन और आसमान मिल जाएंगे, और ब्राह्मण धनीराम की ज़िंदगी में ये कभी ना होगा, चाहे उसके लिए कितना ही बलिदान क्यों ना देना पड़े। बलिदान? अमी चंद चौंक पड़े। हाँ बलिदान।
मगर महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कुछ ना हो। एक ही तो बेटी है मेरी। आपको मालूम है कि मैंने उसे कितने नाजो नाम से पाला है। मालूम है अमीचंद, और विश्वास रखो उसे कुछ ना होगा, इसलिए कि वो तुम्हारी बेटी है, लेकिन दूसरे को कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा। ओहो, और अमीचंद के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। वाकई उसे एहसास हुआ कि अजय भी तो किसी का बेटा होगा। जिस तरह उसे अपनी बेटी प्यारी है, उसी तरह अजय के बाप को भी अपना बेटा प्यारा होगा। जिस तरह वो खुद अपनी बेटी के मुस्तकबल के बारे में सोचता रहता है, उसी तरह उसे अजय के माँ बाप भी उसके मुस्तकबल के बारे में सोचते होंगे। बहरहाल वो कोई फ़ैसला ना कर पाया तो सर झुकाकर वहाँ से चला आया। धनीराम के होंठों पर वही पुरइसरार मुस्कुराहट फैली हुई थी और उसकी आंखों से शैतानियत झांक रही थी। उस रात वो फिर अपनी जगह से उठा और खामोशी के साथ हवेली के दूसरे हिस्से की जानब बढ़ने लगा। शायद उसके लिए उसने पहले ही तैयारियां कर ली थी, सही जगह का इंतखाब और दूसरे ऐसे काम। तारीक राहदारियों से गुजरता हुआ बिल आखिर उस कमरे तक पहुंच गया जिसे उसने मुंतखब किया था। चाबियों का गुच्छा उसके पास मौजूद था और कमरे के ताले पर वो थोड़ी सी देर मसरूफ़ रहा और ताला खुल गया। बेआवाज़ धनीराम अंदर दाखिल हुआ और अंदर पहुंचकर उसने दरवाज़ा फिर बंद कर लिया। अंदर दाखिल होने के बाद उसने रोशनी की और दीवार पर लटकी हुई बंदूकें देखने लगा और फिर उसने एक बंदूक उतारी और उसकी नाल चेक करने लगा। शायद इस जन्म में उसने कभी कोई हथियार नहीं संभाला था। इससे पहले भी हथियारों से उसका कोई वास्ता नहीं रहा था। ये उसकी पहली कोशिश थी, लेकिन जिस मकसद के तहत ये कोशिश की जा रही थी वो बहुत बड़ा था और धनीराम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था।